Friends, this is Nadeem Abbasi speaking from the channel World of Education, which is which provides free of cost education for the students. So let us start CBSE class 8th NCERT Science chapter Force and Pressure from the topic where we leave from in the previous video, जहाँ पर हमने अपनी पिछली वीडियो में ख़त्म करा था उसके आगे चालू करते हैं प्रेशर। अब इसमें हम जानेंगे प्रेशर के बारे में इस वीडियो में। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या इसमें कोई रिश्ता होता है प्रेशर में और फोर्स में? इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है? लेट अस फाइंड आउट। क्या ये दोनों एक दूसरे से कुछ रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं किसी उस पर? चलिए खोजते हैं। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। आपको एक कील को एक लकड़ी के प्लैंक में उसके हेड पर पुश करना होगा। एक नेल को, एक कील या चोबा जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, तो उसे एक लकड़ी के प्लैंक में ठोकना होगा। बाय इट्स हेड, उसके हेड के ऊपर ठोक कर। जब डिड यू सक्सीड, क्या आप कामयाब होते हैं? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब आप पहले आपको उसके हेड की तरफ हेड को नीचे कर कर और फिर उसको लकड़ी के प्लैंक में डालना होगा, तो फिर ठोकना होगा। तो फिर क्या आप कामयाब हुए? तो इसमें आप कामयाब नहीं हुए। अब आपको ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब आपको जो नीचे नोकीला होता है कील का या चोबे का, नीचे नोक होती है, अब उसकी तरफ से आपको उसमें प्लैंक में इसको ठोकना होगा, इसको पुश करना होगा। फिगर 8.12 जैसा कि इस फिगर में शो करा है। पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। अब आपको इस वुडन प्लैंक में इस नेल को, इस कील को इसके वुडन प्लैंक के अंदर शो करा है इन्होंने। तो कुड यू डू इट दिस टाइम? क्या आप इसको अब कर पा रहे हैं? तो ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ट्राई, ये सब अपने फ्रेंड्स या फिर फादर मदर की हेल्प लें, तभी करें ताकि कहीं आपके हाथ में ये न लग जाए हैमर, हथौड़ा। ट्राई कटिंग वेजिटेबल विथ अ ब्लंट नाइफ एंड देन विथ अ शार्प नाइफ, विच इज़ ईजियर। अब आपको काटनी होगी कोई सब्ज़ी विद अ ब्लंट नाइफ, तो जो बिल्कुल धान नहीं होती उसको कहते हैं हम ब्लंट नाइफ। एंड देन विद अ शार्प नाइफ। अब बिल्कुल जिसमें जो शार्प होती है, बिल्कुल जिसमें धार लगी हुई होती है, जिसको हम लैंग्वेज में कहते हैं, तो अब उससे काटेंगे। तो विच इज़ ईजियर, तो आपको किस चीज़ में आसानी हुई? डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। क्या आपने फील करा जो एरिया होता जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे थे? जैसे आप कील को अपने लकड़ी के उस पर लगा रहे थे, तो इसमें आप फोर्स लगा रहे थे, पुश लगा रहे थे। तो विच फोर्स इज अप्लाइड, आप कौन सा अप्लाइड कर रहे थे उस पर फोर्स? डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो आपने उस एरिया की फील करा, आपने ये महसूस करा जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे थे। जैसा कि इस एग्जाम्पल में, उदाहरण में बताया, द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। जो पॉइंटेड एंड होता नेल का, आपके कील का जो जहाँ पर उसकी नोक होती है, तो आपने कैसा फील करा उस एरिया पर
ठोकते समय, लगाते समय, प्लेज अ रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर। अब ये आपके काम को करने में आसानी होगी। कहने का ये मतलब है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर। जो फोर्स लगा रहे थे आप, जो पुश कर रहे थे उस कील के ऊपर, जो पुश कर रहे थे आप उसे वुडन प्लैंक में लगाने के लिए, या फिर आप जो नाइफ़ का इस्तेमाल कर रहे थे, शार्प नाइफ़ का, तो जितना आपके नाइफ़ की नोक होगी, जितनी शार्प होगी, जितनी नोकीली होगी, ऐसे समझ लीजिए जैसा कील जो होगी जितनी नोकीली होगी उसका पॉइंट, तो वो उतनी आसानी से हम उसे अपनी वेजिटेबल्स को काट सकते हैं, या फिर उसे कील को आसानी से हम उसको लकड़ी में अंदर पहुंचा सकते हैं। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, तो फिर जो पुश होता मैंने आपको बताया था वो फोर्स होता, पुश या फिर पुल, तो फिर वो फोर्स हो गया। तो फोर्स लगा रहे हैं हम किसी यूनिट एरिया पर, कोई एक एरिया, वो जैसे हमारा वुडन प्लैंक या फिर वेजिटेबल्स, तो वो यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, उसका कुछ हिस्से पर हम फोर्स लगाते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो ऐसे ही फॉर्मूला बन गया ये, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट्स एक्ट। फोर्स लग रहा है और फिर उसे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने को कहते हैं हिंदी में भाग कर दिया, भाग करना। तो हमने भाग करा उसके एरिया से, जितना एरिया ऑन विच इट्स एक्ट्स, जितनी जगह पर वो लग रहा था, तो वो हमारा क्या निकल कर आया इससे, प्रेशर। एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। इस स्टेज पर हम उसी फोर्सेस को लेंगे जो कि परपेंडिकुलर लग रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पर लग रहे हैं। जैसे कि आपकी कील हो गई, तो आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ही उसको लकड़ी में बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, तो फिर वो क्या स्ट्रेट उसको अंदर जाएगी वो, तो वो लकड़ी होती है बिल्कुल फ्लैट, और आपको बिल्कुल सीधी उसे कील को, चोबे को, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, तो वो बिल्कुल सीधी हुई, तो वो 90 डिग्री पर हुई। विच एक्ट परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हो गई उस सरफेस के और इसके बीच में एंगल, तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज़ टू बी कंप्यूटेड। अब जिसके ऊपर प्रेशर को कंप्यूटेड करा जाएगा। आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स। अब मेरी समझ में आया कि जो पोर्टर्स होते हैं वो क्यों रखते हैं एक राउंड पीस, एक गोल कपड़ा अपने हाथों पर। When they have to carry heavy loads, जब वो हैवी लोड्स लेकर जाते हैं, जैसे कि इस फिगर में शो करा है, फिगर 8.13, अ पोर्टर कैरिंग हैवी लोड, अ पोर्टर कैरिंग हैवी लोड, जैसे कि इस फिगर में शो करा है। ये जो अपने ऊपर रखते हैं एक राउंड क्लॉथ, अब समझ में आया कि ये क्यों रखते हैं, ताकि इन पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विच विद देयर हेड्स। ऐसा करने से ये अपना एरिया बना लेते हैं, ये एरिया बढ़ा लेते हैं अपने और लोड के बीच में। जो कांटेक्ट होता है इनका, इनके सिर का जो कांटेक्ट है वो कम एरिया लेगा, तो इन पर ज़्यादा लोड लगेगा। अब जो इन्होंने राउंड क्लॉथ रख लिया, राउंड पीस ऑफ क्लॉथ यानी गोल टुकड़ा कपड़े का अपने सर पर रख लिया, तो जिसको ये टोपी बोलते होंगे आम भाषा में शायद, तो इससे इनका जो है कांटेक्ट ऑफ एरिया जो था, एरिया ऑफ कांटेक्ट, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, पिछली वीडियो में, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड, इन्होंने अपना एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा लिया, तो इन पे
सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इट इज रिड्यूस, सो जो प्रेशर था वो कम हो गया, एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड, और फिर जो प्रेशर था इन लोगों के इनके सिर पर वो कम हो गया, एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड, और फिर ये इन्हें आसानी हो गई लोड ले जाने में पोर्टर्स को। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, आपने ये नोट करा जो ऊपर एक्सप्रेशन दी हुई थी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो वो एरिया जो था वो डिनोमिनेटर में था, तो डिनोमिनेटर में था तो ये आपने नोट करा या नहीं, जैसा कि ये है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर वो होता है जो ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता, तो यानी न्यूमरेटर जो अपॉन फॉर्म में जो होता है तो उसमें ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारा एरिया। सो द स्मॉलर द एरिया द लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। सो हमें इससे पता चला जितना छोटा एरिया होगा, जितनी छोटी जगह होगी, ऐसे समझ लीजिए आम भाषा में, इन कॉमन लैंग्वेज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। जितना छोटा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा उसी सरफेस पर, और वो सेम उतना ही फोर्स लगाएंगे। जैसे हमने नेल को यानी कील को हमने उस पे लकड़ी में जो अंदर गई थी हमारे आसानी से, कहाँ से गई थी, क्योंकि उसका एरिया कम था, उसका पॉइंट वाला एरिया जो पॉइंट वाली जगह थी तो वो वहाँ से आसानी से उसके अंदर चली गई थी लकड़ी के अंदर, तो वो एरिया कम हो गया था तो प्रेशर ज़्यादा हो गया था उस पर। तो ऐसे ही अगर हमने वो प्रेशर बड़ा, अगर हम उसके सिर की तरफ से उसमें लकड़ी में लगाते उसे, तो वो गोल वाला जो एरिया होता है हेड वाला, तो उस कील का तो वो मुश्किल हो जाता, उसे प्रेशर कम लगता, आप उतना ही फोर्स लगाते तो वो जब भी सेम फोर्स लगाते तो वो अंदर नहीं जाता, आप उससे ज़्यादा लगाते तब भी बहुत मुश्किल से जाता। तो ये डिफरेंस होता है एरिया का और फोर्स का और प्रेशर का, ये सब। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज़ मच स्मॉलर दैन डैट ऑफ इट्स हेड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बिल्कुल वही बात लिखी है यहाँ पर। द एरिया ऑफ द पॉइंट एंड ऑफ द नेल इज़ मच स्मॉलर दैन डैट ऑफ इट्स हेड। The same force therefore produce a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank। जो सेम फोर्स यही करता है, वो प्रोड्यूस इतना प्रेशर लगा देता है कि वो उसको पुश कर देता है, उसके पॉइंटेड एंड जो होता है नेल का वो वुडन प्लैंक के अंदर उसको पुश कर देता है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप एंड नॉट थिन स्ट्रैप। क्या अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके जो बैग टांग कर जाते हैं, आप अपने स्कूल बैग लेकर जाते हैं या फिर कहीं ट्रिप पर जाते हैं, तो फिर जो शोल्डर बैग्स होते हैं तो वो उन पर बड़ी ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं, बड़ी बद्दी होती है, एंड नॉट थिन स्ट्रैप, उन पर पतली बद्दी नहीं होती। क्या ये आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड वाई द टूल्स मेन फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। और ऐसे टूल्स, ऐसे औजार जो कि काटने के काम में आते हैं या फिर पियर्सिंग फाड़ने के काम में आते हैं किसी भी चीज़ को, तो ऑलवेज हैव शार्प एजेस। तो उसमें जो होता शार्प, उनके कोने जो होते हैं बिल्कुल शार्प होते हैं, बिल्कुल शार्प एजेस होती हैं उनकी। डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर लगाते हैं? इनके अंदर भी प्रेशर होता है। डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट।
क्या ये डिपेंड करते हैं? डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया, क्या ये भी एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं? जहाँ ऑन विच द फोर्स एक्ट, जहाँ पर फोर्स का वर्क कर रहा होता है, लग रहा होता है, क्या ये भी एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं? लेट अस फाइंड आउट, आइए चलिए खोजते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, अब प्रेशर जो कि लिक्विड और गैसेस के ज़रिए लग रहा है। तो एक्टिविटी 8.8, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप, आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेना होगा या फिर एक प्लास्टिक पाइप लेना होगा। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ट्यूब की? 25 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर जो होना चाहिए, लेंथ हो गई लंबाई, और डायमीटर जो उसका मुंह होता, माउथ होता उसका, वहाँ से डायमीटर उसका आप पता लगा सकते हैं, वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर, और आपको लेनी होगी एक पतली शीट गुड क्वालिटी रबड़ की, अच्छी वाली रबड़ की एक पतली शीट लेनी होगी। से आर रबर बलून, जैसे कि रबर बलून होता है, रबर बलून ले लीजिए आप। तो स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, अब आपको उसको स्ट्रेच करना होगा, खींचना होगा रबर शीट को टाइट करके ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, एक पाइप की एक तरफ उसे लगाना होगा। होल्ड द पाइप एट द मिडिल कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजीशन, आपको उसे वर्टिकल पोजीशन में रखना होगा, आपको बीच में रखना होगा। होल्ड द पाइप एट द मिडिल, बीच में रखना होगा। कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजीशन, और उसे वर्टिकल पोजीशन में रखना होगा, जैसा कि इस फिगर में शो करा गया है, फिगर 8.14, जैसे कि ये वर्टिकल पोजीशन में है और बिल्कुल मिडिल में है, और ये रबड़ थिन शीट है, जैसा कि इस फिगर में शो करा है। तो और आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप, आपको एक दोस्त से कहना होगा कि उसमें कुछ पानी डाले। पोर सम वाटर इन द पाइप, डज द रबर शीट बल्ज आउट, क्या रबर शीट जो है वो बल्ज आउट हो जाती है? हुई। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, अब आपको ये नोट करना होगा वाटर की हाइट कितनी हो गई उस कॉलम में, पाइप के कॉलम में। पोर सम मोर वाटर, अब थोड़ा और पानी डालें। ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर शीट, अब दोबारा से उसमें बल्ज देखें रबर शीट में कि कितना बल्ज हुआ, कितना फुला। एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, और फिर उसकी पानी की हाइट देखें पाइप में। रिपीट दिस प्रोसेस अ फ्यू मोर टाइम्स, अब इसी प्रोसेस को कुछ बार और करें। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, क्या आपने कुछ रिलेशन देखा इन दोनों के बीच में? जो रबर शीट बल्ज फूल रही, द अमाउंट ऑफ द बल्ज इन द रबर शीट, जो अमाउंट है उसके रबर शीट के अंदर, और जो द हाइट ऑफ द वाटर, जो पानी की हाइट थी कॉलम, वाटर कॉलम इन द पाइप, वाटर कॉलम में, क्या आपने इन दोनों में कुछ रिलेशन देखा? जैसा कि इस फिगर में शो कराया इन्होंने कि ये इसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिखा आपको, यहाँ वाटर कॉलम की हाइट में और बल्ज ऑफ द रबर शीट की हाइट में, आपको दोनों में कुछ रिलेशन दिखा। यहाँ पर जो है डिक्रीज़ हो गई, यहाँ जो इंक्रीज़ हो गई। तो अब आ जाते हैं, नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम,
जो रबड़ शीट हैज़ फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर, ये शायद इसकी बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 8.9, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। अब आपको लेनी होगी एक प्लास्टिक बॉटल। यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, या आपको एक प्लास्टिक बॉटल लेनी होगी या फिर आपको एक ख़राब डिस्कार्डेड वाटर, ख़राब पानी लेना होगा, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल लेनी होगी। फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर 8.15। ये एक्टिविटी मैं आपको करके दिखा दूंगा, अगर आप मुझसे कहें तो कमेंट बॉक्स में। तो यू कैन, अब जैसे कि इस फिगर में शो करा है फिगर 8.15 में, अ लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे कि इस फिगर में शो करा है, एक प्लास्टिक बोतल ली या ख़राब पानी लिया या फिर सॉफ्ट ड्रिंक बोतल ली, जैसे कि ये है। तो अब यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टेड इट द बॉटम ऑफ द बॉटल। अब आपको हल्का सारा गर्म करके एक हिस्सा गिलास ट्यूब का फिर एकदम तुरंत इंसर्ट करना होगा, फिर उसमें इंसर्ट करना होगा नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल एंड देन क्विकली इंसर्ट इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। अब इसका ध्यान रखना होगा हमें कि वो पानी लीक नहीं होना चाहिए जॉइंट में से। इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज सील इट विथ मोल्टेन वैक्स। अब या कुछ लीकेज होती है तो फिर आपको मोल्टेन वैक्स से उसे सील, तो फिर हमें उसे मोल्टेन वैक्स से सील करना होगा ताकि लीकेज ना हो। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 8.8। अब आपको इसके माउथ को ढकना होगा, मुंह को ढकना होगा, कवर करना होगा गिलास ट्यूब के एक रबड़ शीट से, जैसा कि हमने एक्टिविटी 8.8 में करा था। जैसे कि ये रबड़ शीट से ढक दिया। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विथ वाटर। अब हमें इसे आधा बनना होगा पानी से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या देखा इसमें? वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द गिलास ट्यूब बल्ज दिस टाइम? वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द गिलास ट्यूब? अब ये रबर शीट गिलास ट्यूब में जो लगी हुई है क्यों बल्ज हो गई इस बार? पोर सम मोर वाटर इन द बॉटल। अब हमने इसमें कुछ और पानी डाला। इज देयर एनी चेंज इन द बल्ज ऑफ द रबर शीट? क्या अब कुछ फ़र्क पड़ा रबर शीट इन द बल्ज ऑफ द रबर शीट? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो पानी था हमारा वो इस कंटेनर की वॉल पर प्रेशर लगा रहा है, ये इस फिगर में शो करा गया है। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। अब आपको ये नोट करना होगा, नोट किया आपने कि जो रबर शीट थी जो वो साइड में फिक्स करी है कंटेनर के, अब नीचे फिक्स नहीं करी, जैसा कि फिगर 8.8 में हमने इसको बॉटम में फिक्स करा था। Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the sides of the container as well? क्या इसका फूलने का मतलब ये है रबर शीट का कि इस केस में भी ये बताता है कि वाटर पानी जो है प्रेशर लगाता है अपने साइड से भी कंटेनर की वॉल पर। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर, और हम खोजते हैं। एक्टिविटी 8.10, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। आपको एक खाली पानी का कंटेनर की बोतल लेनी होगी या फिर सिलेंड्रिकल कंटेनर लेना होगा। यू कैन टेक अ यूज टिन कैन और अ यूज प्लास्टिक बॉटल, या फिर हम एक टिन कैन ले सकते हैं या फिर एक प्लास्टिक बॉटल ले सकते हैं। ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। अब आपको इनमें 4
छेद करने होंगे, होल बनाने होंगे नियर द बॉटम, नीचे बिल्कुल बॉटल के। मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट ऑफ द बॉटम फ्रॉम द बॉटम। अब आपको ये पक्का करना होगा जो होल्स होते हैं वो एक ही हाइट पे हैं, वो सब जो आपने होल्स बनाए हैं वो सब सेम हाइट पे हैं, जैसे कि फिगर 8.16 में शो है, ये सब बिल्कुल सेम हाइट पे हैं। तो डू द डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, व्हाट डज दिस इंडिकेट? Do the different stream of water coming out of the hole falls at the same distance। जो ये जो अलग अलग स्ट्रीम है, ये अलग है, ये अलग है पानी की, तो ये बिल्कुल एक ही डिस्टेंस पर गिर रहे हैं, जैसे कि ये है और ये है और ये है, बिल्कुल एक ही डिस्टेंस है बॉटल के और इसके बीच में, इन सब का coming out the holes falls at the same distance from the bottle, what does this indicate? आप ये आपको क्या बताता है? लिक्विड exert equal pressure at the same depth। जो पानी होता है, लिक्विड होता है, कुछ भी जो कोई भी लिक्विड होता है वो हर तरफ सेम प्रेशर लगाता है और एक ही हाइट पर बिल्कुल सेम प्रेशर लगाता है। कैन यू नाउ से डैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर? क्या आप ये बता सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जो लिक्विड होता है वो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो प्रेशर लगाता है दीवार पर किसी भी कंटेनर की, किसी भी डिब्बे की या बॉटल की या किसी भी चीज़ की। डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या गैस भी प्रेशर लगाते हैं? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर? क्या वो भी प्रेशर लगाते हैं वॉल्स पर कंटेनर की? आइए चलिए खोजते हैं, फाइंड आउट। आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन पाइप सप्लाइंग वाटर। मैंने ये देखा है फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं उसमें से निकलते हुए मैंने देखा है फाउंटेन्स ऑफ वाटर, और होल्स इन पाइप्स सप्लाइंग वाटर, और जहाँ से मैंने वो देखा है कुछ होल्स हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं पानी के इन पाइप सप्लाइंग, जो कि पाइप पानी ले जा रहा होता है। इज़ इट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप? क्या ये प्रेशर की वजह से ही होता है जो पानी लगा रहा होता है उसके पाइप की दीवारी पर, पाइप के कोनों पर? When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? जब आप गुब्बारा फुलाते able to inflate it. Suppose when you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? जब आप गुब्बारा फुलाते हैं तो आप उसका मुंह क्यों बंद कर लेते हैं थोड़ी फुलाने के बाद? What happened when you open the mouth of an inflated balloon? जब क्या होगा जब आप उसका मुंह खोल देंगे जो आपने गुब्बारा फुलाया था। Suppose you have a balloon which has holes। आपके पास एक गुब्बारा है, उसमें कुछ होल्स हैं, कुछ सुराख हैं। Would you be able to inflate it? क्या आप उसे फुला पा रहे हैं? फुला पाएंगे? If not, why? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों? Can we say that air exert pressure in all direction? अब हम कैन वी से डैट, क्या हम कह सकते हैं कि एयर भी प्रेशर लगाती है सारी दिशाओं में, सारे इन ऑल डायरेक्शंस? डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंड टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब? डू यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं जब क्या होता है व्हाट हैपेंड टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंचर? जब उसमें पंचर हो जाता है किसी भी बाईसाइकिल में या बाइक में, स्कूटी में, तो तब क्या होता है?
Do these observations suggest that an air pressure on the inner wall of an inflated balloon or a tube? क्या यही सब ऑब्जर्वेशन बताती हैं कि एयर जो है वो प्रेशर लगाती है ऑन द इनर सरफेस, इनर वॉल, जो अंदर की दीवारें होती हैं उस पर बलून की वॉल यानी चारों तरफ से जो बलून होता है उसकी साइड्स पर प्रेशर लगाती है एयर या फिर ट्यूब पर. सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर. सो हमने ये खोजा कि गैस जो होती है वो प्रेशर लगाती है वॉल्स पर किसी भी कंटेनर की. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब इसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, दैट देयर इज एयर ऑन ऑल अराउंड अस. यहाँ पर सब जगह हवा है हमारे आसपास. दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. यही एनवेलप ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं? इसी एनवेलप ऑफ एयर को एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एक्सटेंड अप टू किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ की जो पृथ्वी या धरती की जो ज़मीन है, अर्थ है, पृथ्वी की जो ज़मीन है उससे बहुत सारे किलोमीटर्स ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक एयर है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब जो ये प्रेशर लगाती है हवा तो उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वी नो डैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. हम ये जानते हैं प्रेशर ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. If we imagine a unit area, अगर हम एक इमेजिन करते हैं, सोचते हैं एक यूनिट एरिया है और फिर एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विथ एयर, और एक बड़ा सिलेंडर है जो कि खड़ा हुआ है ऑन इट फिल्ड विथ एयर, और जो कि उस जगह पर रखा हुआ है और उसमें हवा भरी हुई है. देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस हवा पर जो सिलेंडर के अंदर है, वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया. जैसे कि इस फिगर में शो करा है इन्होंने, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो है यूनिट एरिया है, एक यूनिट एरिया, यानी यूनिट का मतलब 1 मान लीजिए, एक यूनिट एरिया है और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस पर, जो कि होता है इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड्स है. ये हैं कुछ एयर है, ये एयर्स के पार्टिकल्स हैं जो कि डाउनवर्ड हैं, अपर ऊपर से बिल्कुल ये खाली है. तो ये ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ गए ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया. बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मगर क्या कितना बड़ा और कितना छोटा हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट दिस मैग्नीट्यूड. आइए कुछ आइडिया लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से. एक्टिविटी 8.11 टेक अ गुड क्वालिटी रबर शकर. आपको एक अच्छी क्वालिटी का रबर शकल लेना होगा. अब हमें एक अच्छी क्वालिटी का रबर शकल लेना होगा. इट लुक्स लाइक अ रबर कप. इट्स लुक लाइक अ स्मॉल रबर कप.
अब ये जो दिखता है जैसे कि ये शो करा है इस फिगर में, ये एक छोटा रबड़ कप की तरह दिख रहा है। प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस। अब इन्होंने इसे इस स्मूथ प्लेन सरफेस पर दबाया, हार्ड करा, प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस। डज इट स्टिक ऑन द सरफेस? क्या ये चिपक गया इस स्टिक टू द सरफेस? अब ये चिपक गया, क्या ये चिपका इस सरफेस पर? नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस। अब इसको हटाने की कोशिश करी इन्होंने। कैन यू डू इट? क्या आप इसे कर पाए? अ रबर सकर प्रेस्ड ऑन अ सरफेस। वैन यू प्रेस, आप देखते हैं ये कर पाए या नहीं। वैन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप आउट। जब आपने इसे प्रेस करा सकर को, जो हवा थी इसके कप के बीच में और इस सरफेस के बीच में, रबर सकर के बीच में, ये उड़ गई, एस्केप आउट यानी ख़त्म हो गई। द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमोसफेयर एक्ट ऑन इट। जो सकर था वो चिपक गया उसके सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर, क्योंकि जो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लग गया, एक्ट ऑन इट। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस। अब हमें इसे खींचना होगा, सकर को इस सरफेस पे से हटाना होगा। द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो हमें फोर्स लगाना होगा वो इतना ज़्यादा लगाना होगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर सके। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एक्टिविटी आपको एक आइडिया दे देगी कि मैग्नीट्यूड कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस। It would be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के बस में नहीं है कि वो इस सकर को हटा सके इस सरफेस पे से, अगर इसके बीच में कुछ भी हवा नहीं रही, बाकी नहीं रही सकर के बीच में और सरफेस के बीच में। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? क्या ये आपको आइडिया नहीं देता कि कितना बड़ा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इफ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 into 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड? अगर मेरा एरिया सर का जो है 15 सेंटीमीटर 15 into 15 है, तो कितना फोर्स लग रहा है एयर का मेरे सर के ऊपर? हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड? द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर into 15 सेंटीमीटर, फिगर 8.19। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड। आपके सर के ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है अगर 15 into 15 है तो? इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 किलो। ये किसके बराबर होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि कोई ऑब्जेक्ट पर लगता है फोर्स, तो उसका मास होता है, जिसका मास होता है 225 किलो यानी 2250 न्यूटन। द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside. इसके पीछे ये रीज़न है कि हम क्रश नहीं हो जाते, हम
क्रश यानी बिल्कुल दब नहीं जाते इस फोर्स के अंदर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर, क्योंकि इस दैट प्रेशर, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। इस दैट प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है वो इसके बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वो बैलेंस हो जाता है एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, और फिर आउटसाइड से ये बैलेंस हो जाता है। तो जैसा कि इस फिगर में शो करा है इन्होंने। अब डिड यू नो, क्या आप जानते हैं ओटो वन ग्यूरिके, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी, इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल। एक जर्मन साइंटिस्ट थे ये जिन्होंने 17th सेंचुरी के एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट करा था एक पंप इन्वेंट करा था जो कि हवा को बाहर निकालने के लिए वेसल से। With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of the air pressure. उन्होंने इस पंप की मदद से ये बताया था जो फोर्स होता द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर, एयर प्रेशर का फोर्स कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ही जॉइंट टू होलो मेटेलिक हेमिस्फेयर ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पंप एयर आउट ऑफ देम। उन्होंने दो खाली मेटेलिक हेमिस्फेयर को जॉइंट करा जो कि 51 सेंटीमीटर इनका डायमीटर था, जैसा कि इस फिगर में शो करा है इन्होंने। ये दो होलो मेटेलिक हेमिस्फेयर हैं, एक ये 51 सेंटीमीटर इनका डायमीटर है, एंड पंप एयर आउट ऑफ देम, और फिर उसमें से एयर पंप करी, इसमें से एयर बाहर निकाली। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस, फिर उन्होंने 8 घोड़े इसमें एम्प्लॉय लगाए ऑन ईच हेमिस्फेयर टू पुल देम अपार्ट। फिर इन्होंने 8 घोड़े लगाए इसको अलग करने के लिए, जैसा कि इस फिगर में शो करा। हॉर्सेस पुल द हेमिस्फेयर, सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फेयर कुड नॉट बी सेपरेटेड अपार्ट। तो इन्होंने 8 घोड़े लगाए मगर इनसे तब भी कुड नॉट पुल अपार्ट, ये दोनों को नहीं खींच पाए। इतना ज़्यादा इसमें फोर्स था, इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर, इतना ज़्यादा एयर प्रेशर का इसमें फोर्स था कि ये हेमिस्फेयर को अलग नहीं कर पाए। सो फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर होता है यहीं ओवर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी। So subscribe my YouTube channel World of Education for free education. If you subscribe, like and press the bell icon to do not miss an update.